रफाल विमान के औपचारिक विवाद को खत्म हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। कल पहले 5 रफाल भारत आए। पूरे देश में खुशी की लहर थी। कुछ विशेषज्ञ इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि ये कितने कुशल होंगे, कितने नहीं, और भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के साथ क्या समस्याएं हैं। ये सारी चर्चा वैध है, लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रश्न खड़े किए वे कई महीने पहले कर चुके हैं और उनके उत्तर भी उन्हें किसी न किसी रूप में मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हीं प्रश्न को दोहराते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं बल्कि भ्रम उत्पन्न करना है। आज हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्हें वे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि 526 करोड़ रुपए के विमान के लिए 1670 करोड़ रुपए क्यों दिए गए। सबसे पहली बात तो विमानों के दाम समय के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि प्राइस एस्केलेशन नाम की एक चीज होती है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो 526 करोड़ रुपए बताए हैं वो पता नहीं कौन से वर्ष के हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर 2012 में भी ये डील होती तो प्रत्येक विमान के लगभग 1500 करोड़ रुपए भारत को देने पड़ते। दूसरी बात करते हैं, जब 2016 में ये डील हुई तो 1670 करोड़ रुपए प्राइस एस्केलेशन के अनुसार हो गया। अगर हमें सच में इस बात की तुलना करनी है कि भारत ने विमान महंगे खरीदे या सस्ते, तो हमें समकालीन खरीदों को देखना चाहिए जो अन्य देशों ने की, जैसे इजिप्ट और कतर। उन्होंने भी विमान खरीदे और भारत से थोड़े करोड़ अधिक देकर ही। इसका अर्थ हुआ कि भारत ने सही मूल्य पर रफाल खरीदे हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यूपीए के काल में जो शर्तें थी विमान को लेकर, वे एनडीए सरकार की शर्तों से अलग है और ये इंडियन एयरफोर्स के हित में है, जैसे मेंटेनेंस, वेपन्स, ट्रेनिंग, ये सब भी इस डील में शामिल है। साथ ही 50% का ऑफसेट भी शामिल है, यानी डसॉल्ट को जितनी कमाई होगी इस डील से उसका 50% निवेश भारत में करना होगा। इससे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, भारत का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी स्थानीय रूप से। दूसरा प्रश्न था कि 126 रफाल की जगह 36 ही क्यों खरीदे गए। पहले यह स्पष्ट हो कि जो कांग्रेस के काल में 126 खरीदे जा रहे थे, उनमें से सिर्फ 18 ही फ्रांस से बन के आते और शेष 108 यहाँ भारत में ही एचएएल द्वारा बनाए जाते। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रंस की संख्या में कमी थी। उन्हें आवश्यकता थी कि जल्दी इस कमी को पूरा किया जाए, इसलिए 18 की बजाय 36 विमान सीधे के सीधे लिए गए फ्रांस से। और रही बात भारत में निर्माण की, तो उसके लिए भी अलग से डिफेंस प्रोक्योरमेंट चालू हो गया है, जो एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने की कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल की दिवालिया कंपनी को क्यों दी गई एचएएल के बजाय। पहली बात तो ये कि एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट में नाम तब होता है जब भारत में विमान बनने होते, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सारे विमान फ्रांस से ही आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 30,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है वे सिर्फ रिलायंस का नहीं है, ये 50% ऑफसेट का है। इसका मतलब कि जितनी भी कंपनियों को इस ऑफसेट परियोजना से जोड़ा जाएगा उनमें 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 25 कंपनियां हैं, डीआरडीओ और एचएएल समेत कुछ निजी कंपनियां भी हैं जिनके साथ ही ऑफसेट पार्टनरशिप हुई है। इसका मतलब अकेले रिलायंस को नहीं बल्कि इन सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश होगा। साथ ही ये भी स्पष्ट हो कि जो डसॉल्ट था उसने खुद चुनी है ये कंपनियां, इसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इससे पहले भी मुकेश अंबानी की रिलायंस से डसॉल्ट का 2012 में ही अनुबंध हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर मोदी सरकार का कोई प्रभाव नहीं था। इस प्रकार हम पाते हैं कि ये जितने भी टिप्पणियां और जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं वे सब भ्रम फैलाने वाले हैं और इनका उद्देश्य उत्सुकता नहीं है।